नमस्कार, चैन 24+ न्यूज़ के मेडिटॉक शो में आपका स्वागत है। तो दर्शकों, आज हमारे बीच हमारे गेस्ट है डॉक्टर नवीन सिरवी सर। आप न्यूरोलॉजिस्ट है श्री राम हॉस्पिटल में। सर, वी फर्स्टली वेलकम यू ऑन आवर शो। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस प्रीशियस टाइम। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये शो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि आज के इस शो के अंदर हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और चूँकि 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे की तरफ के रूप में मनाया जाता है, जिसको कि हम हमारी बोलचाल की भाषा में मिर्गी बोलते हैं, तो हम उसके बारे में सर से आज काफ़ी जानकारियाँ हासिल करेंगे। सर, हम पूछना चाहेंगे कि एपिलेप्सी मिर्गी होता क्या है? एपिलेप्सी या जिसको मिर्गी बोलते हैं, ये मिर्गी दिमाग की जो उसकी कोशिकाओं में असामान्य विद्युत उत्पन्न के कारण होती है। ये एक दिमाग की बीमारी है। तो इसमें जो है टाइम पे अपन को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब मिर्गी जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक बोलते हैं फोकल और दूसरा होता है जनरलाइज। जनरलाइज्ड में क्या होता है कि पूरे दिमाग में एक साथ जो है विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं, और फोकल उसमें क्या होता है कि दिमाग जो किसी एक हिस्से से असामान्य तरंगें उत्पन्न होती है, उसकी वजह से शरीर में इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो मिर्गी का कारण क्या होता है सर? मिर्गी का जो है मोस्टली या अधिकतर पेशेंट में बिना किसी कारण के होता है, जिसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। कुछ होता है जेनेटिक कारणों से होता है, और कुछ प्रकार की मिर्गी जो होती है उसमें कुछ कारण होते हैं, जैसे किसी को लकवे के बाद मिर्गी हो सकती है, दिमाग में कोई चोट होती है एक्सीडेंट की वजह से, उसके चोट की वजह से बाद में दिमाग से मिर्गी की तरंगें उत्पन्न होने लग जाती है, या फिर किसी में दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है, या बच्चों में जो दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होती है जो कि जन्मजात होती है या किसी बीमारी की वजह से होती है, तो उसकी वजह से भी मिर्गी आ सकती है। पर यह है कि जो आधे से ज़्यादा मिर्गी के मरीजों में जो कुछ कारण नहीं मिलता है। अच्छा, कौन इंसान जो ऐसे होते हैं जिनको इस मिर्गी का रिस्क होता है, ऐसे कौन कॉमन लोग होंगे? मिर्गी का रिस्क जो होता है, कुछ जिसमें पारिवारिक हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री जिसमें होती है, उनमें मिर्गी का रिस्क ज़्यादा होता है। उसके अलावा जैसे वो जो अपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी को स्ट्रोक या लकवा हुआ है या हेड इंजरी हुई है, उनमें मिर्गी का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जिसमें फीवर आया और फीवर के साथ यदि उसको मिर्गी के दौरे आते हैं, तो ऐसे बच्चों में ज़्यादातर जब दिमाग परिपक्व होता है 14-15 साल की उम्र के बाद मिर्गी के दौरे बंद हो जाते हैं, पर फिर भी ये बच्चे एक सामान्य बच्चे की तुलना में मिर्गी के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। अच्छा सर, तो सर इस मिर्गी को कैसे डायग्नोस किया जाएगा? जैसे किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को ऐसा कुछ भी आपको लक्षण देखने को मिलता है जिसमें आदमी अचानक से बेहोश हो गया हो, या अचानक से उसको झटके लग गए हो, झटके लग के आदमी बेहोश हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि आदमी सो रहा है और किसी को पता भी नहीं होता है रात में नींद में, और उसने सुबह देखा कि उसका टंग वाइट हो गया हो दांतों के बीच में आके, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें फिर आपको फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए। तो उसमें पहले तो वो हिस्ट्री लेते हैं, पूरी हिस्ट्री ढंग से हिस्ट्री लेते हैं मरीज़ से। मरीज़ को कुछ पता होता है तो मरीज़ से भी लेते हैं, या जिसने उसको देखा होता है, जो आई विटनेस होता है, जिसने उस इवेंट को या जो उस टाइम जो हुआ है वो चीज़ ढंग से यदि बताते हैं, उससे हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है उसमें कि वास्तव में ये मिर्गी है या कुछ अलग तरह का दौरा है, या फिर ऐसा है कि ये मिर्गी की है तो कौन से टाइप का मिर्गी का दौरा है। और यदि अपन को जब डॉक्टर को लगता है कि हाँ ये मिर्गी का दौरा हो सकता है, या तीसरी कंडीशन होती है कि यदि जो है मरीज़ को दौरे आते हुए ही वो डॉक्टर के पास पहुंच जाए, तो डॉक्टर खुद देख लेता है कि वो मिर्गी का दौरा है या नहीं है। अब हिस्ट्री के बाद होता है कि पेशेंट का जब पहली बार जब मिर्गी का कुछ दौरा आया है, तो उसमें अपन वो जैसे जांच करानी होती है। जांच में कुछ तो ब्लड की जांचें होती है, ब्लड की जांचों के साथ साथ ब्लड में उसके साथ दिमाग का स्कैन, जिसमें कॉमनली सीटी स्कैन और एमआरआई होता है। तो सीटी स्कैन में पूरी तरह से ब्रेन की जो स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं पता चल सकती, जिसमें सीटी स्कैन में जो आइडिया लग सकता है जैसे ट्यूमर होता है या ट्रॉमा से या कुछ स्ट्रोक का पता चलता है, उससे ज़्यादा जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती है दिमाग की, वो एमआरआई स्कैन से ही पता चलती है। और इसके साथ मिर्गी के दौरे का प्रकार जानने के लिए, या ये दौरा का असर दिमाग में अभी भी कितना है उसको देखने के लिए ईईजी की जांच होती है। जैसे हार्ट की ईसीजी होती है, वैसे ही दिमाग का ईईजी होता है। तो ईईजी में पता चलता है कि हाँ उसमें अभी भी दिमाग में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट है, उसका डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है।
उसके अलावा आजकल मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम जैसी बड़ी जांचें भी आ गई हैं, उससे भी अपन दौरे के प्रकार और दौरे की स्थिति के बारे में अपन पता कर सकते हैं। यदि इसके साथ ही दिमाग में इन्फेक्शन का लगता है, डॉक्टर को लगता है कि मिर्गी का दौरा इन्फेक्शन की वजह से है, तो दिमाग में इन्फेक्शन के लिए भी जांचें करनी होती है। हो सकता है दिमाग का स्कैन एमआरआई करने के बाद दिमाग के जो सराउंडिंग में एक फ्लूइड होता है सीएसएफ बोलते हैं, तो सीएसएफ को ड्रेन करके उसकी टेस्टिंग के लिए भी देखते हैं कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी दौरा हो सकता है। ओके सर, तो सर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो मोटा मोटा यदि अपन इसको डिवाइड करें तो होता है एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट और तीसरा इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जो आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट है बट वो वाइडली अवेलेबल नहीं होता, मतलब सब जगह अवेलेबल वो होता नहीं है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट मोस्टली जो होते हैं पेशेंट वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। कुछ जो मिर्गी के दौरे होते हैं बच्चों में, कुछ ऐसे मिर्गी के दौरे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं, और जब डॉक्टर को लगता है कि ये दौरा समय के साथ ठीक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बार नहीं आ रहा है बच्चे को, तो उसमें दवा देने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे दौरे होते हैं जिसमें डॉक्टर्स को लगता है कि भाई नहीं, इसमें अपन को ट्रीटमेंट लंबा चलेगा और ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो उसमें मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन से दौरे कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ जो मिर्गी के दौरे होते हैं उसमें कुछ ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट देना होता है। जैसे बच्चों में मेनली ऐसा होता है कि वो एक उम्र के बाद उसमें दौरे आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर जो है दवाई को कम करके बंद कर सकते हैं, पर उसके साथ ही मिर्गी के दौरे दोबारा आने की रिस्क हमेशा रहती है। उसमें मरीज़ को समझा दिया जाता है कि दवा कम करते करते दौरे आए तो फिर से दवा चालू करनी पड़ जाती है, बट जो है ज़्यादातर दौरे हैं दवा से कंट्रोल हो जाते हैं। अब रही जो दौरे दवा से कंट्रोल नहीं होते, जो दौरे दवा से कंट्रोल नहीं होते हैं तो उसमें ब्रेन में जांच करते हैं कि ये दौरे जो है उत्पन्न होने का कारण क्या है, उसका जो है जो उसमें अपन कहते हैं जो असामान्य करंट या विद्युत की उत्पत्ति हुई है उसका सेंटर कहाँ है। तो कई बार जो सर्जरी करके वो पर्टिकुलर यदि फोकस एक ही जगह है तो उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद कुछ वो हटाने के बाद फ्रीक्वेंसी है मिर्गी के दौरों की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। कई बार उसके बाद मेडिसिन की ज़रूरत होती है, कुछ मरीज़ों को मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती है सर्जरी के बाद। और तीसरा ऑप्शन जैसा मैंने बताया कि जो वेगस नर्व स्टिमुलेशन हम बोलते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेशन में यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो नर्व को स्टिमुलेट करता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है और जो सीजर एक्टिविटी होती है यदि ब्रेन में तो अर्ली स्टेज में वो टर्मिनेट हो जाती है। उसमें फिर मरीज़ को काफ़ी दौरों से आराम रहता है। वुमेन विद एपिलेप्सी, महिलाओं को मिर्गी, इस टॉपिक पर आप क्या कहना चाहेंगे? वुमेन विद एपिलेप्सी मतलब महिलाओं में यदि दौरे हैं तो उसमें अपना पर्टिकुलर स्पेशल कंसर्न रहता है, क्योंकि जो बहुत सारी दौरे कंट्रोल करने की दवाइयाँ होती हैं वो बच्चों को जो भी उसके गर्भ में जो बच्चा होता है चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की जो फीमेल होती है उसमें पर्टिकुलर रिस्क होता है, क्योंकि ये दवाइयों से उसमें कुछ जन्मजात डिफेक्ट रहने के चांसेस होते हैं। तो इसमें डॉक्टर्स जो होते हैं पर्टिकुलरली ऐसी दवाइयाँ देना प्रीफर करते हैं जो बच्चे को कम से कम रिस्क पहुंचाए। उसके अलावा कई बार जो होता है दौरे की संभावना, यदि किसी महिला को पहले से दौरे हैं और उसको वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो प्रेगनेंसी के साथ बहुत सारी दवाइयों का डोज जो होता है वो एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार मिर्गी की दवाइयों की डोज बढ़ानी पड़ती है और कई बार होता है कि जब कुछ जो वुमेन होती है जिसको हाई रिस्क वाली मेडिसिन चल रही होती है और वो अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही होती है तो उस दौरान उसको सेफ मेडिसिन पे न्यूरोलॉजिस्ट या जो भी फिजिशियन जिससे आप इलाज ले रहे हैं वो उसको सेफ मेडिसिन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो उससे जो बच्चों को जो गर्भ में पल रहा हो बच्चा होता है उसको कम से कम रिस्क होता है। मिर्गी में किसी की डेथ भी हो सकती है क्या सर? मिर्गी में सामान्यतः डेथ नहीं होती है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें जैसे कोई मरीज़ ऐसा है और मिर्गी का मरीज़ है और वो हाई रिस्क के प्रोफेशन में है, जैसे वो ड्राइव कर रहा है और लॉन्ग ड्राइव पे चल रहा है, उसको सीजर आ जाए तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, इन डेट केस हो सकता है। या फिर वो कोई भी पर्सन जो है मशीनरी में काम करता है या जहाँ पे जैसे उसको सीजर आए वो तो अनकॉन्शियस हो जाता है और गिर के एक्सीडेंटल डेथ, इस तरह के चांसेस ज़्यादा होती है। कुछ मरीजों में जो होती है मिर्गी के दौरान कुछ जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी और कार्डियक सिस्टम का डिस्टर्बेंस होने की वजह से, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में SUDEP बोलते हैं, SUDEP, जिसमें सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन
एपिलेप्सी। तो ये जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है, वो पर्टिकुलरली बच्चों में या जो अर्ली एडल्ट होते हैं उसमें होती है। और इसमें ये पर इतना कॉमन नहीं है। तो कॉमनली मिर्गी के मरीज़ को अपन हॉस्पिटल पहुंचा दें या उसको टाइम पे दवा स्टार्ट कर दें तो डेथ की संभावना नहीं होती है। कुछ कुछ मरीज़ जो होते हैं जिसमें मिर्गी के साथ दिमाग में इन्फेक्शन है या उसकी और कोई दिमाग की दिक्कत है तो उसमें डेथ होने के चांसेस रहते हैं। या फिर दौरा है जो सामान्य से जो सामान्यतः एक भी जो दौरा होता है 5 मिनट से कम में वो अपने आप स्टॉप हो जाता है। कई बार दौरा लंबा चल जाता है, उस दौरे के दौरान जो होता है सिक्रेशन होते हैं, उसके जो लार वगैरह होती है वो यदि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके जो सांस के रास्ते में चली जाती है, उसके सांस को ब्लॉक कर सकती है। ऐसी स्थिति में मरीज़ की जान को खतरा रहता है। तो सामान्यतया मिर्गी के मरीज़ को जो नॉर्मल आदमी है उसको जान का रिस्क कम रहता है। तो मिर्गी के मरीजों को खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना, ड्राइव करना या नहीं करना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं? ड्राइविंग का जहाँ तक है, ड्राइविंग का यदि कोई मिर्गी का मरीज़ है तो हर स्टेट के अपने अलग अलग लॉज है। जिसको ड्राइविंग लाइसेंस बनाते टाइम वहाँ पे पूछा जाता है तो वो लॉज के अकॉर्डिंग कहीं पे जहाँ पे डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद उसको ड्राइविंग के लिए लाइसेंस मिलता है। तो वो भी जब आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज है, उसमें किसी में कितने ड्यूरेशन का यदि सीजर कितने ड्यूरेशन से उसको नहीं आ रहा है या पिछले कितने टाइम से उसको दौरा नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो सामान्यतः जिसको मिर्गी का रिस्क ज़्यादा रहता है तो उसको लॉन्ग ड्राइव अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब लॉन्ग ड्राइव के साथ आदमी को स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस कई बार वो जो होता है नींद की कमी से भी दौरे आ सकते हैं और दौरे की रिस्क हमेशा रहती है। जहाँ तक है खेलने की बात, खेलने कूदने से ज़्यादातर दौरे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं होता है। किसी मरीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो खेलने से जैसे प्रेसिपिटेट होती है या जिससे उत्पन्न होती है, तो उसमें उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें अवॉइड करें जिससे उसको दौरा है। या फिर कुछ जो होते हैं वीडियो गेम्स होते हैं, टीवी होती है, ज़्यादा लंबे देर तक टीवी देखने से, तो इसमें कईयों को जो होता है दौरे आने की टेंडेंसी रहती है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको दौरे पहले भी आए हो वो अवॉइड करना चाहिए। बाकी सामान्यतः खेलने कूदने से दौरे का आने का रिस्क नहीं रहता है। जिस इंसान को मिर्गी है क्या वो कम्प्लीटली मिर्गी से मुक्त हो सकता है? बहुत सारे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो बच्चों में बहुत सारे दौरे के ऐसे टाइप्स होते हैं जो फिर कुछ एक तरह का जिसको हम फेब्राइल कन्वल्जन बोलते हैं, फेब्राइल सीजर्स जो होते हैं, ये बुखार के साथ आते हैं और ये थोड़ी देर के लिए ही रहते हैं, एक ही तरह का दौरा होता है। और ये इसमें अपन को यही ध्यान रहता होगा तो बच्चे को जब भी फीवर आए तो उसका फीवर है बहुत ज़्यादा हाई जाने से पहले ही उसको मेडिसिन दे दी जाए। और इसके बाद ये जो दौरे होते हैं सामान्यतः 15 से 16 साल की उम्र के बाद बच्चों में नहीं आते हैं। इसी तरह बच्चों में कुछ दौरे होते हैं जो एक उम्र के साथ जैसे जैसे अपना दिमाग परिपक्व होता है उसके बाद वो दौरे की संभावना कम हो जाती है। कुछ सीजर होते हैं जिस बिना किसी कारण के होते हैं तो वो दौरे दवाइयों से कंट्रोल होते हैं। दवाइयों से कंट्रोल होने के बाद भी ऐसा है कि यदि उसको 3 से 5 साल या कुछ तक दौरे नहीं आए और डॉक्टर को लगता है MRI और EEG को देखते हुए कि हाँ इसमें दौरे हो सकता है कि आगे नहीं आए, उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको दवाई को कम करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। अपने हिसाब से मरीज़ को कभी भी दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर धीरे धीरे दवाई कम करते हैं। दवाई कम करने के दौरान भी दौरे आने की रिस्क रहती है, तो उस दौरान भी नहीं आते हैं तो कम करते करते यदि फिर बंद करते हैं तो यदि दौरा नहीं आता है ऐसे मरीजों में दवाई बंद कर सकती है। और कुछ मरीज़ जो होते हैं वो बाद में सीजर फ्री हो जाते हैं। बस बहुत सारे मरीजों में ताउम्र दवा लेने की ज़रूरत होती है और दवा लेने से दौरे कंट्रोल रहते हैं। तो सर ये तो हमने सारी मिर्गी की जानकारियाँ प्राप्त कर ली। जैसे कि अमूमन देखा जाता है कि जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलता, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, वो उनको हल्के में ले लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे कौन से सारे लक्षण या सिम्टम्स पैदा होते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमें किसी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट की बात है, जैसे आपने सर दर्द और चक्कर की बात की, तो सर दर्द जो होता है सामान्यतः सर दर्द जो होता है बिना किसी ब्रेन की बहुत मतलब अंदर ऐसा कुछ भी बड़ा कारण होने
के अलावा भी जो कॉमनली सर दर्द होता है वो माइग्रेन का सर दर्द होता है, टेंशन टाइप हेडेक होता है, जिसमें दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं। पर यहाँ अपना इतना कंसर्न नहीं है जितना होता है कि यदि आपके अचानक बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा हो, जैसा लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ हो, और उसके साथ आपको वॉमिटिंग होने लग रही हो, हाई ग्रेड फीवर हो रहा हो, पेशेंट जो है अपने आप में होश में बराबर नहीं हो, वो एक तरह से उसका होश बेहोशी की तरफ जा रहा हो पेशेंट, ऐसी स्थिति में उसको तुरंत जो भी नज़दीकी अस्पताल में फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। उससे क्या है कि जो अंदर जो सीरियस कारण है उसको जितना जल्दी पता किया जा सके और उसको ट्रीट किया जा सके। दूसरी बात रही, जैसे न्यूरोलॉजी की अपन बात करें तो एक होता है लकवा पैरालिसिस में मरीज़ का कोई भी अंग जो है वो काम करना बंद कर देता है। सामान्यतः क्या होता है कि एक साइड की बॉडी, एक साइड का हाथ और एक साइड का पैर रुक जाता है। कई मरीजों में एकदम से मुंह टेढ़ा हो जाता है, कईयों की आवाज़ चेंज हो जाती है, कई बोलना बंद हो जाते हैं, कईयों को दिखना बंद हो जाता है। ये सारे लक्षण उस पर निर्भर करते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से में डैमेज हुआ है। इसमें होता क्या है कि या तो जो दिमाग का कोई हिस्सा है उसमें खून की सप्लाई बंद हो गई है, या फिर दिमाग के उस हिस्से में कहीं जो है खून की जो नली है वो रप्चर हो गई है, तो वहाँ पे ब्लड फैल गया, तो वो पार्ट एक बार काम करना बंद कर देता है। उसकी वजह से जो अपने लक्षण होते हैं। अब इसमें लकवे में यहाँ क्या होता है कि दर्द नहीं होता, ये एक पेनफुल इमरजेंसी नहीं है। तो एक जैसा हार्ट अटैक होता है ऐसे ही इसको हम ब्रेन अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि दर्द होता है, पेशेंट वो जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच जाता है, उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें क्या दर्द नहीं होता है, कोई शरीर का अंग काम नहीं करता है। तो इसमें लोगों में कुछ अंधविश्वास भी होते हैं, कुछ उसको ऐसे ही मानते हैं, कुछ इधर उधर लेके घूमते हैं और उसको टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंचाते। यदि ऐसे लकवे के मरीज़ को टाइम पे अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो आजकल अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, जो कि 4.5 घंटे तक का जो आजकल टाइम ड्यूरेशन विंडो पीरियड हमने रखा हुआ है, तो उसमें यदि वो इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं तो जो नस या जिसको वेसल ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हुई है तो उसको वो इंजेक्शन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा उसको ओपन किया जा सकता है। और जितना जल्दी अपन उस में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे उतना ही वो डैमेज जो बड़ा धीरे धीरे बड़ा होने का चांसेस रहता है वो कम हो जाता है और रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इसमें जो पैरालिसिस के पेशेंट में भी अब अच्छा अच्छा इलाज उपलब्ध है। ऐसे मरीजों को इधर उधर घूमने की बजाय सीधा अस्पताल में पहुंचना चाहिए। हो सकता है वो दवाओं से, या हो सकता है वो जो थ्रोम्बेक्टोमी, यदि कुछ आज जो इंटरवेंशन करते हैं तो वो वेसल में वायर के थ्रू जाके थ्रोम्बस को है वापस से निकाल लेते हैं, जो क्लॉट बनता है उसको निकाल लेते हैं और ब्लड सप्लाई जो है उस पार्ट को वापस से स्टार्ट हो जाती है। उस केस में जो ये इसमें लकवा जो है जल्दी से जल्दी रिकवर होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है जो उसके बाद जो एक विकलांगता होने के चांसेस रहते हैं उसको हम कम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा अपन न्यूरोलॉजी में बीमारियों की बात करें तो चक्कर आना, बहुत सारे चक्कर के जो होता है ब्रेन में बैलेंस कंट्रोल करने वाले हिस्से में कुछ दिक्कत होती है उसकी वजह से आ जाते हैं। तो कुछ चक्कर जो होते हैं कान का जो आंतरिक भाग होता है जिसको हम इंटरनल ईयर बोलते हैं उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसमें फ्लूइड भरा होता है, उसमें कैल्शियम के क्रिस्टल्स जो निकल जाते हैं कई बार, उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। तो उसमें भी यदि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो डॉक्टर आपको पहले हिस्ट्री लेगा, फिर आपको ढंग से एग्जामिन करेगा कि कहाँ पैथोलॉजी है। उसके बाद ज़रूरत लगती है तो वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, नहीं तो उसके बाद जो दवाओं से ये भी ठीक हो जाते हैं। तो सर अब हम स्ट्रोक पैरालिसिस के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रोक, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इन ऐसे मरीज पाए गए हैं कि जिनको स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी ये चीज़ हो सकती है। तो इसके क्या उपाय किए जाए और ये होता क्या है? स्ट्रोक जिसको आम भाषा में अपन पैरालिसिस बोलते हैं, इसमें होता यही है कि ब्रेन का जो कोई भी पार्ट वो काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद करने की वजह होती है कि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई है वो किसी वजह से बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ ब्लड वेसल जा रही है, उसमें या तो क्लॉट जमा हो जाते हैं या फिर वहाँ पे कोई ब्लड की वेसल है वो रप्चर हो जाती है, तो वहाँ ब्लड निकल जाता है और वहाँ पे बड़ा सारा स्पेस वो क्रिएट कर देता है, तो वहाँ का जो टिश्यू है काम करना बंद कर देता है। उसकी वजह से जिस पार्ट में वो डैमेज हुआ है उसको जो बॉडी पार्ट को कंट्रोल करना था वो बॉडी पार्ट काम नहीं करता है। ये जो है पैरालिसिस का एक कारण है। पैरालिसिस जो है
किन मरीजों में ज़्यादा होता है। पैरालिसिस के मुख्य कारण क्या होते हैं। पैरालिसिस की कॉमन बात करें तो अपन देखते हैं कि ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखा जाता है, बट पैरालिसिस कॉमनली सही है कि ओल्ड एज में होता है, बट पैरालिसिस बच्चों में भी हो सकता है और यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है और ओल्ड एज में भी हो सकता है। बच्चों में जो पैरालिसिस होता है उसमें या तो उसकी जो ब्लड वेसल्स की कुछ ना कुछ जन्मजात विकृति होती है, जिसकी वजह से वो वेसल्स ब्रेन को बराबर सर्कुलेशन नहीं दे पाती, और जब भी उसके ब्रेन को ज़्यादा सर्कुलेशन की या ब्लड ऑक्सीजन की डिमांड होती है उस टाइम वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता और वो वहाँ का टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो ऐसी बीमारियाँ बच्चों में होती है। कुछ जो होती हैं बच्चों में जो कार्डियक बीमारियाँ होती है हार्ट से, क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो ब्रेन को हार्ट से जाती है, तो कई बार हार्ट की बीमारी होती है तो हार्ट बराबर रेगुलर जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, या हार्ट की रेट जो रेगुलर नहीं होती, उसमें क्या होता है कि हार्ट में जो ब्लड का क्लॉट जमा होने लग जाता है। अब वो क्लॉट कभी ना कभी हार्ट से छूट के वेसल के थ्रू चला जाता है ब्रेन में, और जहाँ पे जाके वो रुक गया और जहाँ उसने वेसल को ब्लॉक कर दिया, उस केस में बच्चों में पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक कारण होते हैं, जिसमें पारिवारिक कारणों की वजह से जो ब्लड है उसको एक जिसको अपन बोल सकते हैं गाढ़ा होने की टेंडेंसी होती है, उसके ब्लड क्लोटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। वो एक फैमिलियल कारण होते हैं। बहुत सारी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसी होती है जिसमें खून गाढ़ा होता है, और ऐसे मरीजों में यंग पेशेंट में भी स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। अदर कारण जो है जैसे ओल्ड एज में ये होते हैं, तो जो मुख्य मेन रिस्क फैक्टर होता है, एक तो ओल्ड एज होता है, स्मोकिंग, ये जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उसमें भी पैरालिसिस ये एक बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर है, उसमें पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। जो यदि पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है और उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, वो मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहा है, तो ऐसे केसेस में भी पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें भी पैरालिसिस की रिस्क ज़्यादा होती है। तो ये मेन रिस्क फैक्टर होते हैं, ओल्ड एज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कुछ फैमिलियल कॉजेस, ये पैरालिसिस के मुख्य कारण होते हैं। जैसे ही स्ट्रोक आता है उसके बाद के जो 4 घंटे होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, तो उस समय उस मरीज में ऐसी जागरूकता या उसके परिजनों में ऐसी जागरूकता कैसे पैदा की जाए कि उनको डायरेक्टली किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, क्योंकि कभी कभार साइलेंट स्ट्रोक भी आ जाते हैं तो उनका भी पता नहीं लग पाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। जब भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बॉडी पार्ट कमज़ोर हो गया है, और स्ट्रोक यूजुअली अचानक होता है, जैसे पेशेंट बैठा है तो अचानक उसका एक बॉडी पार्ट कमज़ोर हो गया है, मुँह टेढ़ा हो गया है, तो उस केस में आपको एम्बुलेंस को कॉल करके आपको पता करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके जो अपने आसपास में आपको ध्यान रखे कि भाई जहाँ पे सुविधा या न्यूरोलॉजी से संबंधित सुविधा कहाँ पे है, उस हॉस्पिटल में आप जितना जल्दी हो सके पहुँचने की कोशिश करें। आप यदि जितना टाइम बचा के वहाँ पे पहुँच पाएंगे तो वहाँ डॉक्टर्स आपको देखेंगे, डॉक्टर्स को लगेगा कि हाँ स्ट्रोक ही है, वो आपका इमीडिएटली स्कैन करेंगे, कुछ शुगर और कुछ ब्लड की जो जाँचें होती है वो करके फिर इसमें क्लॉट को घोलने की दवा जिसको थ्रोम्बोलाइसिस हम बोलते हैं, वो थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, जिसका आज तक अभी विंडो पीरियड हम 4.5 और 4.5 घंटे का विंडो पीरियड होता है। उसमें जो है उसके वापस से रिकैनिलाइजेशन या जिसको बोलते हैं वापस से वो क्लॉट घुल के वापस से ब्लड सप्लाई सुचारू होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जितना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे, इसमें किसी के इधर उधर चक्कर में नहीं पड़े, इधर उधर जाने में नहीं रहे, किसी का अभिशाप या अंधविश्वास के चक्कर में भी नहीं रहे। ये एक बीमारी है, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो इसके द्वारा बाद में होने वाली विकलांगता को कम से कम किया जा सकता है और आप इससे बच सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है, उनको ये सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ज़्यादा होते हैं। जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होता है ये हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों के लिए ही रिस्क फैक्टर होते हैं। जिस तरह हार्ट अटैक होता है उसी तरह से दोनों मैकेनिज्म एक तरह से सेम ही होती है। उसमें हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद होती है, इसमें ब्रेन की बंद होती है। तो ये दोनों में हार्ट अटैक का और ब्रेन अटैक जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, दोनों के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और सर ये स्ट्रोक कितना हाउ लॉन्ग इट लास्ट, मतलब कितनी देर तक ये स्ट्रोक हो सकता है? नहीं, स्ट्रोक जो है अचानक होता है। इसमें जैसे भी किसी ब्रेन के पार्ट में ब्लड वेसल रुकी, वहाँ का ब्लड सप्लाई बंद हुई, तो वो उस एरिया
ने काम करना बंद कर देना है, धीरे धीरे वहाँ का एरिया जो है वो डैमेज हो जाता है। तो जो एरिया डैमेज हो गया है वो एक तरह से परमानेंट डैमेज हो जाता है और वो डिसेबिलिटी रह जाती है। फिर कुछ मरीजों में अपन दवाई देते हैं बहुत, जिसमें वो आगे नहीं बढ़े, और उसके साथ सेकेंडरी, जिसको हम सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं, कि वो आगे नहीं बढ़े, दोबारा से नहीं हो, और उसके साथ हम फिजियोथेरेपी करते हैं, जिससे धीरे 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 वापस से उसमें पावर आती है। तो जिसमें माइनर सिम्टम्स होते हैं उसमें 2 से 3 महीने 4 महीने में जाके काफ़ी अच्छी पावर आ जाती है, रिकवरी हो जाती है। बट कुछ जो स्ट्रोक होते हैं वो बड़े स्ट्रोक होते हैं, सीवियर स्ट्रोक होते हैं, तो उन केसेस में कुछ न कुछ डिसेबिलिटी या जिसको अपन बोलते हैं विकलांगता, अपंगता रहने के चांसेस हमेशा रहते हैं। और कुछ यदि बहुत बड़ा यदि स्ट्रोक है तो ऐसे केसेस में मरीज़ की जान को भी खतरा रहता है, क्योंकि जब वो स्ट्रोक होता है, ब्रेन का पार्ट डैमेज होता है, वहाँ पे एडिमा डेवलप होता है, जिसको सूजन बोलते हैं, सूजन डेवलप होती है, तो ब्रेन में वहाँ जो है प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से ब्रेन के जो अपन को वाइटल पार्ट, जो वाइटल ऑर्गन्स को चलाने वाले सेंटर्स होते हैं, उस पे प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार उसको न्यूरो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। उसको अपन को स्कल, जिसको अपनी ब्रेन खोपड़ी बोलते हैं, इसको खोलना पड़ता है और उससे कम उसका प्रेशर रिलीज़ करते हैं। और फिर भी सब कुछ करने के बावजूद भी यदि बड़ा स्ट्रोक है, बड़ा लकवा है, तो कई बार मरीज़ की जान को खतरा रहता है। अब हम बात करते हैं अल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में, तो सब वो क्या होता है? डिमेंशिया जो होता है, डिमेंशिया में क्या होता है कि आदमी की जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, उसमें कमी आ जाना। अब कॉग्निटिव फंक्शन में क्या होता है, याददाश्त हो सकती है उसका बिहेवियर हो सकता है, उसकी लैंग्वेज हो सकती है, और उसमें व्यवहार के साथ साथ उसमें किसी का नाम याद नहीं रखना, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा आपने बताया एल्जाइमर्स डिजीज़, ये भी जो डिमेंशिया ब्रॉड टर्म है उसमें एल्जाइमर्स डिजीज़ भी एक होती है। इस तरह से बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं जो डिमेंशिया में आती है। डिमेंशिया जो होता है कॉमनली, जो एल्जाइमर्स की अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन में याददाश्त रखने वाला सेंटर वो धीरे धीरे उम्र के साथ सिकुड़ता है। इसमें कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, और इसमें भी अपन बात करें कि एल्जाइमर्स में पहले तो कहते थे कि केवल ब्रेन सिकुड़ने से ऐसा होता है, और याददाश्त जो रखने वाला हिस्सा है वो यदि धीरे धीरे सिकुड़ रहा है तो वो मरीज़ जो है पुरानी बातें तो याद रख लेता है, जो अभी रिसेंट चीज़ें हैं या नई चीज़ें वो याद नहीं कर पाता है। और इसमें पर एल्जाइमर्स में आजकल ये भी देखने में आया बहुत सारी रिसर्च करने के बाद कि ब्लड प्रेशर के मरीजों में और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी एल्जाइमर्स के रिस्क ज़्यादा होते हैं, ये उनमें भी ये जो है एल्जाइमर्स डेवलप होता है। इसके अलावा कुछ डिमेंशिया होते हैं जिसमें आदमी का व्यवहार चेंज हो जाता है, किसमें आदमी को अपने उसके एनवायरनमेंट के बारे में या अपने सराउंडिंग्स के बारे में भी पता नहीं होता, आदमी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। कुछ डिमेंशिया ऐसे होते हैं जिसमें आदमी का प्रेजेंटेशन एक मानसिक बीमारी जैसा भी हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं साइकेट्रिक डिजीज़ होगी। तो बहुत डिमेंशिया में जो भी है आदमी की कॉग्निटिव एबिलिटी जैसे एक स्वस्थ आदमी क्या क्या कार्य कर सकता है, वो आराम से जो पहले कर पा रहा था वो अब नहीं कर पा रहा है, और किसी भी कारणवश, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिमेंशिया में आती है। एल्जाइमर्स एक कॉमन कारण है डिमेंशिया का, ये सबसे कॉमनली देखा जाता है। एल्जाइमर्स मेनली 65 के ऊपर की उम्र में होता है, 65 के बाद। बट कुछ मरीजों में जिसको हम अर्ली ऑनसेट एल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं, तो वो बिफोर 65 भी हो सकता है। उसमें जेनेटिक कारण जो अर्ली होता है उसमें जेनेटिक या कुछ न कुछ पारिवारिक कारण ज़्यादा होते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं सर, कि भूलना शुरू होना, मतलब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? हाँ, इसमें बेसिकली जो होता है एल्जाइमर्स डिजीज़, और ये डीजनरेटिव डिजीज़ होती है। डीजनरेटिव मतलब जिसमें ब्रेन का, इसमें सडनली कुछ भी नहीं होता, ऑल ऑफ सडन या ऐसे कुछ भी नहीं होता। इसमें लंबे टाइम से आपको लगेगा कि छोटी मोटी चीज़ें, जैसे पेशेंट ने अपने घर में कुछ चीज़ अभी रखी भूल गया, या फिर किसी को अपने पैसे दिए भूल गया, या घर में कुछ सामान रखा, या आज सुबह आपने खाना खाया और याद नहीं। और धीरे धीरे जैसे सीवियर होता है तो पेशेंट अपने रिश्तेदारों को भी बोलने लग जाता है, कौन मिल के गया वो भी बोलने लग जाता है। तो ये सीवियर स्टेज में होता है। बट जो अर्ली स्टेज में होता है कि आदमी नाम भूलने लग जाता है, कॉमनली आदमी के सामान रख के इधर उधर बोलने लग जाता है। एल्जाइमर्स की बात करें तो ये चीज़ें होती है।
और दूसरे डिमेंशिया में किसी में बिहेवियर की दिक्कत होती है, आदमी का बिहेवियर जो होता है पहले से बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे पहले एक जॉली पर्सन होता है जो आराम से सबसे अच्छे से बात करता है, हर सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और सब जगह जाता है, सबसे मिलता है, हंस खेल के रहता है। वो आदमी बाद में एकदम अलूप रहने लग जाए, अकेला घर पे रहने लग जाए, किसी सोशल एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट नहीं हो, तो इस तरह के प्रेजेंटेशन भी डिमेंशिया के दूसरे तरह की बीमारियों में हो सकते हैं। तो सर ये जो डिजीज़ है ये क्या कम्प्लीटली क्योरेबल है? नहीं, डिमेंशिया किसी कारणवश है। डिमेंशिया में जो अपन ने बताया डिजेनरेटिव कॉजेज के अलावा कुछ डिमेंशिया ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कारण होता है। कई बार ब्रेन के इन्फेक्शन से होता है, कुछ जो होते हैं ऑटो इम्यून जो डिजीजेज होती है उसकी वजह से भी डिमेंशिया होता है। तो ऐसे कारणों को तो अपन ट्रीट करेंगे, जिसमें किसी कारण से है और उस कारण को अपन ट्रीट कर पा रहे हैं तब अपन को उसको क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ दवाएं हैं जिसमें अपन इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, पूरी तरह से इसको अपन क्योर नहीं कर सकते, जिसमें इसके प्रोग्रेशन को अपन स्लो कर सकते हैं। और आज की जनरेशन में जितना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वो सब भी इसी डिसऑर्डर्स में इंक्लूडेड है ना? नहीं, जो डिप्रेशन और स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां ये मेनली साइकेट्रिस्ट इसको देखते हैं। ये डिमेंशिया से रिलेटेड नहीं होती है। वो डिमेंशिया यदि आपको है तो उसके साथ सुपरएडेड या जो जिसको बोलते हैं उसके साथ डिप्रेशन भी हो सकता है, पर प्राइमरीली या पर्टिकुलरली डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन जो है ये एक मानसिक बीमारी होती है जो दिमाग में जो कि न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उनके डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। और ये बीमारियों में आपको मानसिक जो चिकित्सक होते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ, उनसे सलाह लेनी चाहिए। इन बीमारियों में दवाओं से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, कि ठीक किया जा सकता है। दर्शकों, में उम्मीद है कि आज का मेडिटॉक का ये एपिसोड आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ होगा, क्योंकि हमने आज के इस एपिसोड के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड सर से बहुत उपयोगी जानकारी हासिल की है। सर, हम आपको फिर से शुक्रिया करते हैं कि आपने हमको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। धन्यवाद आपके चैनल में मुझे आमंत्रित करने के लिए और दर्शकों तक जो है न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों की जानकारी पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।